नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 3 की। इतिहास का अध्याय 3 जिसका शीर्षक है दिल्ली के सुल्तान। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम अध्याय की शुरुआत करें, इसे जानना समझना शुरू करें, मैं आपको पहले यह बताता हूँ कि इस अध्याय में क्या कुछ खास है जो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे कि शीर्षक से ही स्पष्ट हो जाता है, लिखा है दिल्ली के सुल्तान, है ना। दोस्तों, क्या हुआ, 12वीं शताब्दी में दिल्ली जो है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर बन गया था। ठीक है, 12वीं शताब्दी के बीच की अगर हम बात करें, मध्य की बात करें, तो जो तोमर थे, है ना, तो तोमरों को अजमेर के चौहानों ने हरा दिया था, मतलब परास्त कर दिया था। और इसी के समय, इसी काल में जब चौहानों ने तोमरों को परास्त किया, हराया, तो दिल्ली एक बहुत ही प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र भी बन गया, यानी व्यापारिक केंद्र भी बन गया। ठीक है, बहुत सारे दिल्ली में अलग अलग मंदिर बने। मंदिर बनाने का काम अधिकतर जैन व्यापारियों ने किया, है ना। यहाँ पर दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो दोस्तों बहुत प्रचलन में थे। ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि 13वीं सदी के शुरुआत से ही, आरंभ से ही जो दिल्ली सल्तनत है इसकी स्थापना हो गई थी। और यहीं पर अगर हम बात करें तो दहली एक कोहना, सीरी और जहाँपना आदि कई सारे ऐसे नगर बसे थे। अगर हम दोस्तों बात करें दिल्ली के शासकों की, तो सबसे पहले जिक्र आता है राजपूत वंश का। राजपूत वंश में भी अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर हम क्रम से देखें तो 12वीं शताब्दी जो थी उसकी शुरुआत से लेके अगर हम बात करें 1165 तक के, तो तोमर का शासन था, है ना। फिर इसके बाद में अनंगपाल, इनका माना जाता है 1130 से लेके 1145 के आसपास लगभग। आप बस मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपको एक बेस तैयार हो जाएगा इस चैप्टर का, है ना, ताकि यह चैप्टर जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना, हम वंशों की बात कर रहे हैं, है ना। फिर इसके बाद में चौहान वंश 1165 से लगभग 1192 तक, 92 तक, है ना। इसके बाद जिक्र आता है पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, ये 1206 से 1210। फिर इसके बाद में शमसुद्दीन, इल्तुतमिश, रज़िया, गयासुद्दीन आदि सब आते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों खिलजी वंश। अगर खिलजी वंश की बात करें तो इसमें दो मुख्य रूप से हम देखें, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। ये कुल मिला के 1290 से 1316 तक की कहानी है। फिर आगे हम देखेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश, सैयद वंश, है ना, लोदी वंश देखेंगे। तुगलक वंश की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो यह आप मान लीजिए कि लगभग 1320 से 1414 तक के। इसमें हम तीन मुख्य नाम पढ़ेंगे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद में जो सैयद वंश का मैंने जिक्र किया, जो 1414 से लेके 1451 तक के, है ना, खिज़्र खान, इसमें हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद में लोदी वंश। लोदी वंश 1451 से लेके 1526 तक। इसमें तो आप जानते हैं बहलोल लोदी, है ना, 1451 से लेके 1489 तक के। ठीक है, यह मत सोचिए कि यह जो मैं आंकड़े बोल रहा हूँ यह आपको याद नहीं हो रहे हैं या दिख नहीं रहे हैं। आप बस मेरी बात को ध्यान से सुनिए, है ना। आप मेरी बात को सुनेंगे, जो मैं कह रहा हूँ वह इतिहास है ना, वह कहानी है। इसकी मन में एक कल्पना, एक इमेजिनेशन तैयार होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। बाकी तो सब हम अभी इस अध्याय में देखने ही वाले हैं, है ना। इसके अलावा इस अध्याय में हमें दोस्तों दिल्ली के जो सुल्तान हैं उनके बारे में जानकारी की बात करते हैं, कैसे मिलती है ना। तो आप जानते ही हैं, अभिलेख से, सिक्कों से, है ना, स्थापत्य के माध्यम से, जो भवन निर्माण की एक कला है उससे मिलती है। इतिहास में अगर हम बात करें दोस्तों, जो एक शब्द आता है तारीख, है ना, उसका जिक्र इस अध्याय में होगा। ये एक वचन है। और अगर मैं बात करूं तारीखों की, तो तारीखों ये शब्द की जगह तवारीख का उपयोग करते हैं, ये बहुवचन कहलाता है ना। तो तारीखों की जगह हम बहुवचन शब्द तवारीख का उपयोग इसमें देखते हैं ना। सुल्तानों के जो शासनकाल में प्रशासन की भाषा थी वह थी फारसी, और उसी में लिखे गए थे तारीख, तवारीख, है ना। तो जो तवारीख हैं उनके जो लेखक थे वह सचिव हुआ करते थे, खास करके प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे सुरक्षित व्यक्ति भी हुआ करते थे। ठीक है ना। ये क्या करते थे, ये जो घटनाएं इस समय घटी है ना उसका वर्णन करते थे और शासन से संबंधित सलाह भी दिया करते थे।
ठीक है ना। अब ये रहते कहाँ थे, तो ये नगरों में रहा करते थे, है ना। क्यों रहते थे, क्योंकि भाई इन्हें इनाम चाहिए था, इनाम पाने की ये आशा रखते थे, तो इसलिए ये नगरों में रहते थे। और इसके अलावा जन्म सिद्ध अधिकार, लिंग भेद, इन सब पर ये आदर्श एक जो है समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दिया करते थे। इसके बाद में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के विस्तार की, है ना। तो 13वीं शताब्दी के शुरुआत वर्षों में ही दोस्तों क्या है कि जो सुल्तान हैं उन्होंने अपना शासन जो है वह जो रक्षक सैनिकों की टुकड़ी होती है जिसे गैरिसन कहा जाता है, उससे वह किया। गैरिसानों की अगर हम बात करें तो उनका जो विस्तार है वो गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जो थे उनके समय में, उनके राज्यकाल में हुआ था। ठीक है। गैरिसन शहर की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर जो है मुख्य रूप से हम किलेबंद बसाओं को देखेंगे, जहाँ पे किलेबंदी करके लोग रहते थे, सैनिक रहते थे मुख्य रूप से बात करें तो। भीतरी प्रदेश की बात करें, आंतरिक प्रदेश की, तो किसी भी शहर की अगर बात करें या बंदरगाह के आसपास के जो इलाके हैं वो उस शहर के लिए वस्तु सेवाओं की पूर्ति करते थे। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जिक्र आता है जैसे मस्जिद, है ना। तो ये एक जो है अरबी शब्द है ना, अरबी भाषा का शब्द है। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है, मस्जिद का अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं, मुसलमान हैं, वो अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं, है ना। जामा मस्जिद आपने नाम सुना होगा, हाँ, इसे मस्जिद जामी के नाम से भी जाना जाता है। वो मस्जिद होती है जहाँ पर अनेक मुसलमान जो हैं वो इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर साथ साथ में नमाज़ पढ़ते हैं। इमाम की अगर मैं बात करूं तो इमाम नमाजियों सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष कहे जाते हैं इमाम की अगर हम बात करें तो, है ना। इमाम जो है वो शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मों का उपदेश देते हैं ना, धर्मोपदेश कहते हैं इसे, खुतबा कहते हैं ना, खुतबा भी देते हैं। किबला की इसमें किबला का जिक्र आएगा। ये नमाज के दौरान जो मुसलमान हैं वह मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं और इस दिशा को किबला कहा जाता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें भारत की तो भारत में जो मक्का है वह पश्चिम की ओर पड़ता है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा, है ना। फिर प्रशासन के बारे में हम इस अध्याय में देखेंगे। जैसे खिलजी और तुगलक वंश की बात करें तो दिल्ली के जो आरंभिक सुल्तान है, विशेषकर जो इल्तुतमिश की बात होती है, तो वो उसने क्या किया था कि सामंत और ज़मींदारों के स्थान पर जो उसके गुलाम थे, जो उनके गुलाम हुआ करते थे, है ना, उनको राजनीतिक पदों पर रख दिया था। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इल्तुतमिश की बात कर रहा हूँ, है ना। खिलजी और तुगलक जो शासक थे वो बंदगा का इस्तेमाल मतलब करते रहे गुलामों का, है ना। फारसी में बंदगा कहते हैं गुलामों को। और सुल्तानों के द्वारा जो निचले तबके थे उनको संरक्षण दिया जाता था और इसकी बहुत आलोचना भी हुई, है ना। फारसी तवारीख के जो लेख हैं उसमें आपको इनकी आलोचना देखने को मिलेगी कि कैसे ये सुल्तान जो है निचले तबके को इतना संरक्षण दे सकते हैं। ठीक है ना। अब सुल्तान मोहम्मद तुगलक की अगर हम बात करें तो उसके जो बहुत प्रिय थे खुमार नामक एक कलाल थे। कलाल मतलब होता है दोस्तों शराब बनाने वाला या फिर बेचने वाला, है ना। या फिर बात करें फिरोज़ जो था एक हजाम, है ना, नाई था एक। मन का तब्बाक नामक एक बावर्ची था, है ना। तो ये सब उसके बहुत ही मोहम्मद तुगलक के अजीज़ थे, प्रिय थे। ठीक है ना। 14वीं शताब्दी के एक इतिहासकार हैं ज़ियाउद्दीन बरनी, है ना, इनका पिछले अध्याय में भी जिक्र आया था। इन्होंने उसकी जो है आलोचना करी है कि ऐसे लोगों को प्रशासनिक पदों पर इन्होंने बिठाया था, है ना। अगर मैं बात करूं इक्ता की, इसमें यह भी आएगा इक्ता मतलब ये जो विभिन्न प्रकार के इलाके हैं जहां से जो है राजस्व जो है वो वसूला जाता था। मुक्ति की बात आती है ना, तो राजस्व वसूलने वाले जो इख्तिदार थे या फिर अगर हम बात करें कि जो वो सूबेदार हुआ करते थे वो उन्हें कहा जाता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए जो राजस्व की जो रकम होती है उसका हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए गए थे, उन्हें कहा जाता है ना। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में की अगर हम बात करें तो उसमें भी राजस्व निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य ने अपने नियंत्रण में ही ले लिया था। और उस समय मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर थे। जैसे खराज, है ना, ये खराज मतलब होता है उपज का 50% हिस्सा देना पड़ता था। मवेशियों पर कर लगाया गया, घरों पर कर था आदि। फिर हम बाद में देखते हैं मंगोलों का आक्रमण, है ना, इसमें चंगेज़ खान था, उसके नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण कर दिया 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में, है ना। ट्रांसऑक्सियाना जो थे आधुनिक उज्बेकिस्तान यानी आज का, उस पर हमला किया और उसके ठीक बाद दिल्ली सल्तनत पर उन्होंने हमला कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक
के शासनकाल की बात करें तो उस समय दिल्ली पर जो मंगोल थे उनके जो हमले थे वो बढ़ गए थे। इसके बाद में हम इस अध्याय में मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को भी देख लेंगे, दोनों के बीच में एक अंतर की तरह पढ़ लेंगे, अध्ययन कर लेंगे ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं इस अध्याय में जो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कहानी को। हमेशा की तरह पहले मैं पैराग्राफ रीड करूँगा और आपको समझाऊँगा जो है, ठीक है। दोस्तों, हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या हमने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली हो रही हो? इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना था, इसलिए इसका जिक्र हमने पहले नहीं देखा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि तालिका 1 पर नज़र डालिए। पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने परास्त कर दिया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी चलन में थे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी आपको इस विषय में बताया ही था कि कौन कौन का शासन कब कब यहाँ पर रहा है ना। एक बार मैं देख लेते हैं, बता देता हूँ आपको। जैसे देखिए, जिक्र हो रहा है सबसे पहले राजपूत वंश का, है ना। बात करें तोमर की तो आरंभिक 12वीं शताब्दी से लेकर 1665 तक के, है ना, का जिक्र आता है। फिर बात होती है अनंगपाल की। अनंगपाल की अगर हम बात करें दोस्तों तो 1130 से लेके 1145 के बीच का समय, यानी कि लगभग आप मान लीजिए 15 वर्षों का समय है ना। फिर बात आती है चौहान वंश की। तो चौहान वंश में एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुए पृथ्वीराज चौहान, है ना। मुख्य रूप से अगर पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो 1175 से लेकर 1192 तक के इन्होंने शासन किया, पृथ्वीराज चौहान ने। और पूरे चौहान वंश की बात करें तो 1165 से लेकर यही 1192 तक के बीच की कहानी है। फिर इसके बाद तुर्की शासकों की बारी। अब आप देख रहे हैं कि हम क्रम से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर तुर्की शासकों की अगर बात करें तो सबसे पहले देखें कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें। अच्छा, वैसे अगर तुर्की शासन की बात करें तो 1206 से लेकर 1290 के बीच की कहानी है, ठीक है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले, है ना, तो 1206 से लेकर 1210 के बीच में। फिर इसके बाद में बारी आती है शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। तो जो इल्तुतमिश है ये आप देखेंगे इनका शासक 1210 से 1236 के बीच में, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपको 26 सालों का शासन इल्तुतमिश का देखने को मिल जाता है। इसके बाद बारी आती है रजिया सुल्तान, ठीक है ना। अब यहाँ इनको देखेंगे तो 1236 से 1240, 4 साल की, केवल 4 वर्षों के लिए शासक थी हैं। फिर बारी आती है गयासुद्दीन बलबन की। तो बलबन की अगर हम बात करें तो 66 से लेकर 87 तक, 1266 से 1287 तक की कहानी है, यानी कि ये पूरी की पूरी 21 साल की कहानी है, ठीक है ना। गयासुद्दीन बलबन, है ना, इसके शासक। ये इल्तुतमिश का मकबरा जो है चित्र में आप देख पा रहे हैं। फिर इसके बाद में बारी आती है दोस्तों खलजी वंश की। खलजी वंश की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि जैसे गयासुद्दीन बलबन का शासक यहाँ पे दिया 1287 तक, तो उसके ठीक 3 साल बाद से 1290 से 1320 तक की कहानी है। तो इसमें 2 लोगों को हमने पढ़ना है, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। अगर जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो 1290 से 96 तक, यानी 6 वर्षों का शासक। और अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो 96 से 1316 तक की कहानी है, ठीक है ना। इसके बाद में आगे ये मतलब ये 20 वर्षों की बात हो रही है। फिर आगे बढ़ते हैं, आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश को देखिए 1320 से लेकर 1414 तक के चला, है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो सबसे पहले आया था गयासुद्दीन तुगलक, फिर है मोहम्मद तुगलक और फिर है फिरोज शाह तुगलक। अगर दोस्तों हम बात करें गयासुद्दीन तुगलक की तो गयासुद्दीन तुगलक में आप देखेंगे 1320 से लेकर 1324, यानी कि अभी 4 वर्ष का शासन, है ना, जिस प्रकार से रजिया का हमने देखा था, ठीक है। इसके बाद में मोहम्मद तुगलक की अगर हम बात करें तो 1324 से लेकर 1351 तक का शासन किसने किया? मोहम्मद तुगलक ने किया, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में फिरोज शाह तुगलक की बात हो, 1351 से 1388 तक के इनका शासन था। फिर बारी आती है सैयद वंश की। सैयद वंश से पहले आप ये देख लीजिए, जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है यह अलाई दरवाज़ा है। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक के, है ना। इसमें खिज़र खान का मुख्य रूप से जिक्र आता है 1414 से 1421 के बीच में। फिर इसके बाद में, यानी ये भी 6 साल की कहानी हो गई, 7 साल की। इसके बाद में लोधी वंश की बात आ रही। लोधी वंश में बहलोल लोधी, अब ये 1451 से 1489 तक के, है ना। ये जो है आपको दिख रहा है, ये फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है,
है ना, जैसे कि ये इल्तुतमिश का मकबरा था, है ना। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमसे कहा गया था तालिका एक पर नज़र डालने के लिए। हमने तालिका एक देख ली है। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि जो तोमर राजपूत थे उनके काल में जो दिल्ली थी वह साम्राज्य की राजधानी बनी थी। 12वीं सदी के मध्य की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें तोमरों को जो है अजमेर के जो चौहान थे उन्होंने हरा दिया था, उन्होंने परास्त कर दिया था। कब की बात कर रहे हैं हम? 12वीं सदी की बात कर रहे हैं। तोमरों को अजमेर के जो चौहान थे, जिन्हें चाहमान के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने परास्त कर दिया, हरा दिया। और तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली जो था दोस्तों, वह वाणिज्य का यानी व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। अब इसी शहर में बहुत सारे व्यापारी रहते थे, जैन व्यापारी थे जो कि बहुत ही समृद्धशाली थे, ठीक है ना। तो उन्होंने अनेक मंदिरों का जो है दोस्तों यहाँ पर निर्माण करवाया। यहाँ पर दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी जो है वह ढाले जाते थे और यह काफ़ी प्रचलन में थे। इसके बाद में लिखा है 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। कब हुई? 13वीं सदी के आरंभ में, यानी इसकी शुरुआत में हुई। और इसके साथ दिल्ली एक जैसी राजधानी में बदल गई। एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। दोस्तों आपने दिल्ली का भौगोलिक क्षेत्र तो देखा ही होगा भारत के नक्शे में, है ना। तो यहाँ का जो भी शासक रहा है उसने क्या किया कि जिसने भी दिल्ली को राजधानी बनाया उसने कई सारे जो क्षेत्र थे इस उपमहाद्वीप के, बड़े बड़े क्षेत्र थे, वहाँ तक अपना जो है शासन स्थापित किया था, है ना। तालिका एक में फिर से नज़र डालने के लिए कह रहा है और कह रहा है कि उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी है। तो अभी हमने देखा ही था तालिका एक में, है ना। हमें पता है कौन कौन से वंश हमने यहाँ पर पढ़े थे, है ना। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए थे, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ नाम जैसे फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, है ना, हौज खास, सीरी, जहाँपना, दहली कोहना, कुतुब मीनार, हौज सुल्तानी, तुगलकाबाद, आदिलाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे? तो जानकारी का वही हमारे पुराने स्रोत है ना। हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना दोस्तों मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन है जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। यानी उस समय जो शासनकाल में जो प्रशासन की भाषा थी वह फारसी थी और उसमें जो लिखे गई हैं, तारीखों का जिक्र है, तवारीखों का जिक्र है, तवारीख का जिक्र है, उससे हमें जानकारी मिलती है। चित्र 1 में बता रहा है कि पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण हैं। सबसे पहला है कागज़ तैयार करना, फिर है लिखना, फिर उसके बाद है महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका जिल्द तैयार करना। ये देखिए 4 चरण, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे कि न्याय होना चाहिए। न्याय चक्र की बात करते हैं। न्याय चक्र की बात करें तो 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख्र मुदब्बिर ने लिखा था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे, और ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो कुल मिला के दोस्तों इस पैराग्राफ में हमें ये समझ में आ रहा है कि जितनी चीज़ों पर सबका विकास निर्भर है वह है राजा का न्याय और राजा की ईमानदारी, ईमानदार प्रशासन। क्योंकि ईमानदार प्रशासन रहेगा, राजा न्याय करेगा तो किसान खुश रहेंगे, किसान खुश रहेंगे तो राजस्व बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा तो सैनिकों को वेतन मिलेगा, और सैनिकों को वेतन मिलेगा तो राजा का काम आसान हो जाएगा, राजा खुश रहेगा, है ना। तो सब कुछ जो निर्भर कर रहा था वो किस पर? प्रशासन की ईमानदारी और राजा के न्याय पर। आगे बढ़ते हैं।
ये कुछ और बातें ध्यान में रखने के लिए कही जा रही हैं। जैसे नंबर 1 पे लिखा है, तवारीख के लेखक नगरों में, विशेष करके दिल्ली में रहते थे, गाँव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। फिर लिखा है कि ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं हो पाते थे, है ना। अब ये लेखक हमेशा शासकों को बोलते थे कि जन्मसिद्ध अधिकार, है ना, कि ये तो राजा का बेटा राजा बनेगा, इसका जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी जन्म के आधार पर जो है एक विशेष अधिकार का दावा कर देना, है ना। इस उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ आप देख रहे हैं कि लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिल गया। अगर बात करें दोस्तों लिंग भेद की, तो लिंग भेद से तात्पर्य बताया गया है कि स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि इस समय युद्ध होते थे, युद्ध में होती थी लड़ाई। जो शारीरिक हष्टपुष्ट है वही मुख्य अधिकार रखेगा, वही उसका ही मुख्य काम होगा, उसी का काम मुख्य माना जाएगा। तो ये सब कारणों से वो कहते थे कि पुरुष श्रेष्ठ है ना। यहाँ पे लिखा है शरीर रचना संबंधी जो अंतर था, इसकी वजह से ऐसा कहा जाता था। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी दोस्तों रजिया सिंहासन पर बैठ गई। उस युग के इतिहासकार जो मिन्हाज सिराज है, उन्होंने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। केवल 4 वर्षों के लिए वह रानी रही। रजिया के बारे में मिन्हाज सिराज के जो विचार हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, मैं आपको बताता हूँ पढ़ के। मिन्हाज सिराज का सोचना था दोस्तों कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का एक राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, जो 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। दोस्तों इसी पर, रुद्रमा देवी पर एक फिल्म भी बनी है, चित्रपट बना हुआ है, रुद्रमा देवी के नाम से फिल्म बनी हुई है ना, दक्षिण भारतीय फिल्म है। आपको जब भी समय मिले आप ज़रूर देखिएगा। एक और महिला शासक थी जो कश्मीर की थी, जिन्हें कहा जाता था रानी दिद्दा। रानी दिद्दा 980 से लेके 1003 के बीच। इनका नाम दीदी यानी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब जानते हैं अगले शीर्षक के विषय में, जो है दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए ये प्रमुख शहर हैं जो आपको मानचित्र 2 में दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं शुरुआत से देखना शुरू करूं तो आप देखेंगे काजकोट, नंदाना, लाहौर, उच्च, मुल्तान, तबरहिंद, कोहराम, सरस्वती, सुनाम, बोरवाला, हांसी, बारन, दिल्ली, बदायूं, मंदौर, कोल, अजमेर, सांभामानक, कासली, देवल, बनारस, अवध, लखनौती, और ये बीच में नदियाँ आपको दिख रही हैं, है ना। सतलज नदी, रावी नदी, चेनाब, झेलम, सिंधु, गंगा, यमुना, चंबल, गोमती, व्यास। आगे बढ़ते हैं, ये बंगाल की खाड़ी है। तो आप देख पा रहे हैं ना ये भारत का कौन सा हिस्सा है। ठीक है, भीतरी प्रदेश समझ लेते हैं, गैरिसन शहर समझ लेते हैं। गैरिसन शहर से तात्पर्य उस शहर से जो किलेबंद बसाव जहाँ पर सैनिक रहते हैं। भीतरी प्रदेश मतलब किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हैं। दोस्तों 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में
दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरीसन यानी रक्षक सैनिकों की जो टुकड़ियाँ थी उनके निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला होगा। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरीसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो ज़रा सी कमज़ोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान दोस्तों गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी, संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह ज़मीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरीसन शहर और शहर बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। इसके लिए हमें मानचित्र 3 देखने की आवश्यकता है, हम देखेंगे। और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। यहाँ पर दोस्तों दूसरे विस्तार का जिक्र हो रहा है जिसमें बताया कि जो सल्तनत थी उसकी बाहरी सीमा पर यह दूसरा विस्तार हुआ। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के जो शासनकाल था उसमें दक्षिण भारत को लक्ष्य किया और सैनिक अभियान शुरू किए गए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली थी। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे, टैक्स लेते थे। लेकिन दोस्तों इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा और कितना प्रभावी था यह तो आप देख ही सकते हैं। आप इस चित्र में देखिए किस प्रकार से जो है दिल्ली के नीचे दक्षिण भारत की ओर आक्रमण किए गए, है ना। कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे गुजरात, सोमनाथ, चित्तौड़, रणथंबोर, कड़ा, मांडू, देवगिरी, यादव, वारंगल, काकतीय, होयसल, तंजावुर, द्वार समुद्र, मदुरई, पांडियन, बंगाल, है ना। ये जो साइन आप देख रहे हैं ये सैनिक अभियानों को बता रहा है ना, गुलाबी रंग से जो दिखाया गया है। ठीक है, इस चित्र को देखिए। ये चित्र जो है 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद और उसकी मीनार का है। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दहली ए कुहना यानी पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। यह जो चित्र आप देख रहे हैं बाईं ओर देखिए, बेगमपुरी मस्जिद। यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी, है ना। इसके बाद में आप देखिए मस्जिद, यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा यानी घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्माननीय और विद्वान पुरुष को इमाम या नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान खुतबा देते हैं। खुतबा मतलब धर्मोपदेश यानी धर्म का उपदेश देते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। बात करें भारत की तो भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं।
दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें दोस्तों सहायक होती थी। एक समुदाय का एक अंग होने के बोध को प्रबल करना ज़रूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। यह चित्र आप देख रहे हैं, यह चित्र मोट की मस्जिद का है। सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनाई गई थी। चित्र 5 की अगर हम बात करें तो जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक में के आखिरी दिनों में निर्मित है। अब हम बात करते हैं अगले शीर्षक की, जो है खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, नज़दीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की ज़रूरत थी। दोस्तों, दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। गुलाम बेटों से बढ़कर सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। आश्रित, जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर हो, उसे आश्रित कहते हैं। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी थी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं रहते थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली सुल्तानों की आलोचना भी की है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन, अगर हम इसके अधिकारी जनों की बात करें तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज़ खुम्मार नामक कलाल यानी शराब बनाने वाले बेचने वाला, फ़िरोज़ हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्ति को लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या फिर मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति यानी कि इक्तादार लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे।
दोस्तों, इस पैराग्राफ में हमने मुख्य रूप से ये जाना है कि जो पहले वाले सुल्तान थे, उन्हीं की तरह जो खलजी और तुगलक शासक थे, उन्होंने भी सेना नायकों को अलग अलग आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। और अगर हम बात करें इन इलाकों की, तो दोस्तों इन इलाकों को कहा जाता था इक्ता, यानी ये जो इलाके हैं यह इक्ता कहलाते थे। और इन इक्तों को संभालने वाले को इक्तादार कहा जाता था। इक्तादार या फिर मुख्ती कहा जाता था। मुख्ती यानी इक्तादार का दोस्तों एक फ़र्ज़ हुआ करता था। फ़र्ज़ यह था कि सैनिक अभियानों का यह नेतृत्व करते थे, लीडरशिप करते थे, और जो इनके इलाके थे यानी इक्ते थे, उन इक्तों में कानून व्यवस्था को बनाए रखते थे, कानून को भी और व्यवस्थाओं को भी बना कर रखते थे। अपनी जो सैनिक सेवाएं थी उसके बदले में इन्हें वेतन के रूप में मुख्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। यानी जो राजस्व इन्हें यहाँ से अपने इक्ते से मिलता था, यह वह वेतन के रूप में रखते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह दिया करते थे। और मुख्तियों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका जो पद था वह वंश परंपरा से नहीं चलता था। यानी ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति जो मुख्ती है उसका बेटा होगा तो वह भी इक्तादार यानी मुख्ती बन जाएगा, ऐसा नहीं था। और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिलता था, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दोस्तों नौकरी के ये कठोर नियम थे, और इन कठोर नियम का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुख्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा एक लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुख्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले। ऐसा ना हो कि कर वसूलने का अधिकार मिल गया तो मनमाना कर वसूलने लगे, जितना जी चाहा उतना ले लिया, और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखें। सैनिकों की बढ़ोतरी भी जितनी संख्या पहले से तय है उतनी ही होगी, उससे अधिक नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो दिल्ली के सुल्तान थे वो जब शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में लेकर आ गए तो उन्होंने जो भूमि के स्वामी थे, सामंत थे और अमीर ज़मींदार थे, उनको क्या किया, अपनी सत्ता के आगे झुकने के लिए मजबूर कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के जो कार्य हुआ करते थे उसको राज्य अपने नियंत्रण में लेकर आ गया। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को मजबूर किया गया, बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और ज़मींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर हुआ करते थे। एक था कृषि पर लगने वाला, जिसे खराज कहा जाता था। खराज मतलब जो कृषि पर लगाया जाने वाला कर है। इसमें क्या होता था कि जो किसान की उपज का लगभग 50% हिस्सा होता था वो देना होता था। मवेशियों पर, जानवरों पर लगाया जाता था और घरों पर लगाया जाता था। यह याद रखना ज़रूरी है दोस्तों कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था, और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यानी एक बार दक्षिण भारत पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इसके बाद में वह पूरा का पूरा क्षेत्र पुनः स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगल वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें पैठन में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती कर अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। इस बॉक्स में जो दिया हुआ है इसे पढ़ते हैं। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से
14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यहाँ बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर पर तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस अगले पैराग्राफ की। चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना यानी आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखते हैं कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। अब यहाँ पर एक एक पॉइंट के माध्यम से हम देखेंगे। ये अलाउद्दीन खिलजी और ये मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 1300 में और 1302 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी करी थी। अगर बात करें मोहम्मद तुगलक की, तो मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका एक आक्रामक कदम था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया और नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में सबसे पुराने शहर दहली कुहना के निवासियों से खाली करवा दिया और वहाँ सैनिक छावनी बना दी गई। किसने? मोहम्मद तुगलक ने। और निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया। अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल कर दिया गया और किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया था। बात करें अगर तुगलक की, तो सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके में खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया। बात करें अलाउद्दीन की, तो सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नकद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सज़ा मिलती थी। बात करें मोहम्मद तुगलक की, तो तुगलक भी अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इसी टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदमों की बात करें, तो अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे। इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमण के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। लेकिन अगर इधर बात करें तो मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज़ थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी।
इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने का अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तालिका 1 को देखने के लिए कहा जा रहा है। हमें यह देखने को मिला कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियाँ समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इसी काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूर की अगर हम बात करें 1540 से 1545 तक, ने बिहार में अपने चाचा को एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुग़ल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540 और 55 से 56 तक को चुनौती दे दी और परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर वंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर, जिसने 1556 से 1605 तक शासन किया, ने जब मुग़ल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। तीन श्रेणियां: ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। तीन श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म का एक समूह संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड यानी धर्म युद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक, जर्मनी में उससे 1 सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया था। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह रोचक अध्याय और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसे अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, मित्रों के साथ शेयर करें इस वीडियो की लिंक को। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।